नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उधर 5 जून को आफताब श्रद्धा की लाश के आखिरी टुकड़ों को महरौली के जंगल में ठिकाने लगा रहा था। इधर ठीक 5 जून को ही महरौली के जंगल से दूर पूर्वी दिल्ली में एक आदमी के लाश के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। उधर आफताब का फ्रिज खाली हो चुका था। इधर फ्रिज में अब भी लाश के टुकड़े बाकी बचे थे। आफताब और श्रद्धा लिव इन में रह रहे थे, लेकिन इस केस में आरोपी कातिल एक के साथ नहीं बल्कि दो इत्तेफाक की बात देखी कि जब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों में ढूंढ रही थी, जब उस फ्रिज और टुकड़ों के बारे में दिल्ली और देश भर में बातें हो रही थी, आफताब और श्रद्धा की कहानियां टीवी और अखबारों में सुर्खियां बनी हुई थी, तब ठीक उसी वक्त इसी दिल्ली के एक और घर में दो लोग इस खबर पर बराबर नजरें गड़ाए थे। शायद उन्हें पता था कि छतरपुर के घर से निकली कहानी उनके घर में कैद कहानी से हूबहू मिलती है। तो चलिए श्रद्धा पार्ट 2 की अब पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक महिला की एक शादी और 2 लिव इन की कहानी है। 5 जून को पांडव नगर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिलती है। खबर ये थी कि रामलीला मैदान की झाड़ियों में प्लास्टिक का एक बैग लावारिस पड़ा है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, बैग खोलती है। बैग के अंदर से एक इंसानी पैर मिलता है, सड़ी हालत। आसपास की तलाशी लेने पर थोड़ी ही दूरी पर प्लास्टिक का एक दूसरा बैग भी मिलता है, इसमें भी एक पैर था। इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक इसी रामलीला मैदान की झाड़ियों से अलग अलग कुछ और प्लास्टिक के बैग मिलते हैं। इन सभी बैग में कुल मिलाकर 2 पैर, 2 जांघ, 2 हाथ और एक सिर बरामद होता है, पर चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था। इसके बाद पुलिस की टीम पूरे इलाके को छान मारती है, लेकिन लाश का कोई और टुकड़ा नहीं मिलता। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस बरामद लाशों के टुकड़ों को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवा लेती है। इसके बाद बाकी इलाकों की भी तलाशी लेती है, मगर कोई और टुकड़ा नहीं मिलता। रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक तो शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, UID भी बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रुसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया गया था, मामला संगीन था, लिहाजा मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। मगर कातिल तो छोड़िए, मरने वाले के बारे में ही कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, सिवाय इतने कि लाश किसी पुरुष की है। इसी के बाद एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। सबसे पहले पुलिस आसपास के तमाम थानों से ये पता करने की कोशिश करती है कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। पूर्वी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सरहद से लगते उत्तर प्रदेश के कुछ थानों को टटोला जाता है, मगर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। रामलीला मैदान के आसपास के तमाम CCTV फुटेज को भी खंगाला जाता है, फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। वक्त बीतता जाता है। कई महीने बीतने के बाद आखिरकार पुलिस तय करती है कि वो रामलीला मैदान के आसपास तमाम CCTV फुटेज को एक बार फिर से तसल्ली से जांचे।
आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है। रामलीला मैदान के करीब एक सीसीटीवी फुटेज में 31 मई और 1 जून की रात 2 लोग बैग लिए रामलीला मैदान की तरफ जाते दिखाई देते हैं। दोनों वापसी में भी नजर आते हैं। फुटेज से इतना साफ हो जाता है कि उन दो में से एक महिला है और एक पुरुष, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन दोनों का चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज से ही पुलिस के हाथ एक और तस्वीर लगी। ये तस्वीर 1 जून के दिन की थी। इसमें भी एक पुरुष और महिला प्लास्टिक बैग लेकर रामलीला मैदान जाते नजर आते, पर इस बार भी चेहरा ठीक से कैद नहीं हो पाया था। फिर भी पुलिस आसपास के तमाम इलाकों में इन दोनों को तलाशने का काम करती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। इस दौरान पुलिस की एक टीम रामलीला मैदान के इर्द गिर्द की हर कॉलोनी में घर घर जाकर लोगों से पता करती है कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। अब तक 6 महीने बीत चुके थे। अब जून से नवंबर आ चुका था। डोर टू डोर यानी घर घर जाकर पुलिस की पूछताछ ने 6 महीने बाद आखिरकार अपना रंग दिखाया। पता चला कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला अंजन दास नाम का एक शख्स पिछले करीब 5-6 महीने से गायब है। पुलिस ने थाने से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि अंजन दास की मिसिंग रिपोर्ट कहीं किसी थाने में लिखवा ही नहीं गई है। ये बात बेहद अजीब थी। आखिरकार पुलिस अंजन दास का पता ढूंढते ढूंढते त्रिलोकपुरी उसके घर जा पहुंची। जब पुलिस घर पहुंची तो उसे वहां एक महिला और एक नौजवान नजर आया। पहली बार पुलिस की आंखें चमकी। सीसीटीवी फुटेज की वो तस्वीरें नजरों के सामने कौंध गई। अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की। महिला का नाम पूनम देवी था और नौजवान का दीपक। दीपक पूनम का बेटा था। पहले तो दोनों पुलिस को उलझाते रहे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में ये साबित हो गया कि अंजन दास 6 महीने पहले तक इसी घर में पूनम और दीपक के साथ रहा करता था। अब तक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखे लाशों के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी थी। बाकी रही सही कसर घर की तलाशी ने पूरी कर दी। पूनम और दीपक के घर से पुलिस को उनका वो कपड़ा मिल गया जो इन दोनों ने 31 मई और 1 जून को लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाते वक्त पहना था, और जिन कपड़ों में ये दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके थे। अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, लिहाजा पूनम और दीपक दोनों ने अब कहानी सुनानी शुरू कर दी। पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है। उस सीसीटीवी में एक महिला और एक लड़का इस जो बॉडी पार्ट्स है उसको इस पार्क में आते हुए, और उनके पास बैग जो था, बैग में वो लेकर आते हुए, क्योंकि बैग में मिला था पहला बॉडी पार्ट, वो उनके हाथ में दिखा था, लेकिन उन महिला और पुरुष की पहचान नहीं हो पा रही थी। तकरीबन 6 महीने के बाद पुलिस ने पहचान की आरोपियों की, और जब उनके घर पहुंची, पूनम और दीपक नाम था, तो वहां पर जाके पुलिस को पता लगा कि अंजन दास जो पूनम का पति था वो पिछले काफी दिनों से लापता है, नजर नहीं आ रहा। पुलिस की टीम ने जब पूनम से, दीपक से, अंजन दास के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने उनके घर की छानबीन की तो उनके घर से वो कपड़े बरामद हो गए जो सीसीटीवी में दोनों ने, पूनम ने और दीपक ने पहने हुए थे। उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने माना कि उन्होंने 30 मई की रात को घर के अंदर अंजन दास की हत्या की। फिर हमने ये देखना शुरू किया कि कौन यहाँ पे रहता था पांडव नगर के एरिया में जो मिल नहीं रहा आदमी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के थाने हमने सर्च किए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को सर्च किया। जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी तब एक इनपुट हमारे पास आई कि अंजन दास नाम का व्यक्ति अब नहीं दिख रहा है, बहुत महीनों से गायब चल रहा है। वो कौन है उसके ऊपर कार्रवाई हुई, पता चला वो कल्याणपुरी में रहता था। कल्याणपुरी हम पहुंचे, वहाँ पे जाके पता चला कि पूनम के साथ रहता था। फिर हमने पूनम और उसके लड़के दीपक से पूछताछ की, इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये तो कहीं चला गया, हमें नहीं पता। हमारे लिए जो कारगर साबित हुआ वो था जो कपड़े सीसीटीवी फुटेज में आए हुए थे जो इन्होंने पहने हुए थे। जब उसको हमने सामने रख के इनसे पूछताछ की तब ये ना नहीं कर पाए और इन्होंने पूरा खुलासा कर दिया। पूनम झारखंड की रहने वाली है। महज 13 साल की उम्र में सुखदेव तिवारी नाम के एक शख्स के साथ उसकी शादी कर दी गई। इस शादी से दोनों को एक बेटी हुई। नौकरी के लिए सुखदेव पूनम को झारखंड में ही छोड़कर दिल्ली चला आया। इसके बाद वो कभी वापस पूनम के पास लौटा ही नहीं। आखिरकार 1997 में पूनम अपनी बेटी को लेकर अपने पति सुखदेव की तलाश में दिल्ली आ गई।
उसने दिल्ली में सुखदेव को काफी तलाशा, लेकिन सुखदेव नहीं मिला। इसी दौरान त्रिलोकपुरी में रहने वाले कल्लू नाम के एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई। पूनम अब कल्लू के साथ रहने लगी। कल्लू से पूनम को 3 बच्चे हुए, एक दीपक और 2 बेटी। हालांकि एक बेटी की 4 साल की उम्र में छत से गिरकर मौत हो गई थी। कल्लू एक शराबी था और कोई काम नहीं करता था, जिसको लेकर अक्सर पूनम और कल्लू का झगड़ा होता। इसी दौरान 2011 में पूनम की मुलाकात अंजन दास से हुई। अंजन दास एक लिफ्ट मैकेनिक था। थोड़े ही दिनों में पूनम और अंजन दास एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसी बीच 2016 में कल्लू की मौत हो गई। कल्लू की मौत के साल भर बाद 2017 से पूनम अपने बच्चों के साथ अंजन दास के साथ रहने लगी। अंजन दास के साथ रहते हुए तब पहली बार पूनम को पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके 8 बच्चे हैं। उसके बच्चे और पत्नी बिहार में रहते हैं। अंजन को भी शराब पीने की लत थी। पूनम के साथ रहने के दौरान उसने काम काज भी छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से पूनम पर ही निर्भर था। बिहार अपने घर बीवी बच्चों को खर्च भेजने के लिए वो अब अक्सर पूनम के गहने और पैसे चुराने लगा। इसी बीच 2018 में पूनम के बेटे दीपक की शादी हो गई। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। पूनम की एक बेटी की भी शादी हो चुकी थी, मगर शादी के बाद तलाक हो गया। वो बेटी अब पूनम के साथ रहती थी। इसी दौरान पूनम को पता चला कि अंजन दास उसकी तलाकशुदा बेटी और अपनी बहू यानी दीपक की पत्नी पर बुरी नजर रखता है। उसने कई बार दोनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। पूनम से ये बात दीपक को पता चली और यहीं से अंजन दास की मौत की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई। माँ बेटे ने तय कर लिया कि वो अंजन दास को सबक सिखाएंगे। मोटिव जैसा मैंने कहा, ये काफ़ी परेशान थे इससे कि हम शराब पीता है, कमाई नहीं करता है, हमारे पैसे छीन लेता है। और जो टिपिंग पॉइंट मैं कहूँगा वो ये था कि दीपक की जो वाइफ थी उस पर भी बुरी नज़र रखने लग गया था। उससे फिर ये दीपक ज़्यादा गुस्से में आ गया कि अब इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन कैसे करें ताकि हम लोग भी बचे रहें। तब इन्होंने पूरा प्लान करके इसका काम किया। दोनों का रोल क्या था सर मर्डर में, पूनम और दीपक का अगर हम रोल की बात करें? देखो, मर्डर का जो असली रोल तो दीपक का ही है, जो स्टैबिंग करी और उसके जो टुकड़े किए। पूनम उसका साथ बाहर निगरानी करती रही, कोई बाहर से आ तो नहीं रहा है, वो सब किया। और बाद में जो थैली लेके जाना, ताकि एक जब महिला साथ में जाती तो कोई शक भी नहीं करता। पूनम का रोल पूरी तरह सहयोग देना। चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो मां बेटे तय कर चुके थे, अंजन दास का मरना अब तय था, मगर कैसे? तो बेटे ने इसकी पूरी तैयारी की। कत्ल करने के लिए सबसे पहले उसने हथियार खरीदा। लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उस जगह को चुना जहां लाशें फेंकनी थी। इसके बाद मौत की तारीख तय हुई 30 मई। कत्ल उसी घर में होना था जहां फ्रिज हो। 30 मई 2022 की रात त्रिलोकपुरी के इसी घर में दीपक और पूनम ने अंजन को शराब पिलाई। उन्होंने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। दीपक पहले से ही एक डैगर खरीद कर घर में छुपा चुका था। शराब और दवा का असर होते ही दीपक ने डैगर निकालकर अंजन के गले पर वार कर दिया। इसके बाद उसने उसके जिस्म पर कई वार किए। कत्ल करने के बाद पूरी रात लाश इसी कमरे में पड़ी रही। अगली सुबह तक खून जम चुका था। माँ बेटे ने मिलकर सारा खून साफ किया। फिर दोनों लाश के टुकड़े करने बैठ गए। लाश के टुकड़े कर पॉलिथीन में भरा और उसे फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। 31 मई की रात को फ्रिज से टुकड़ों की पहली किश्त निकाली और माँ बेटे घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर रामलीला मैदान में जा पहुंचे। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त की है। इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक वो इसी तरह दिन और रात में लाशों के टुकड़ों को फ्रिज से निकाल कर रामलीला मैदान की झाड़ी और गंदे नाले में फेंकते रहे। जब लाश के सारे टुकड़े ठिकाने लग गए, तब उन्होंने पूरे घर की फिनाइल से सफाई की, फ्रिज साफ किया और फिर पूरे कमरे को पेंट भी करवा दिया। 6 महीने बीत चुके थे। माँ बेटे अब भी कानून की गिरफ्त से दूर थे। अंजन दास का राज अब भी राज था। तभी 11 नवंबर को आफताब और श्रद्धा की कहानी जमाने के सामने आती है। पहली बार पूनम और दीपक को लगता है कि ये उन्हीं की कहानी है। बस दोनों कहानियों में रिश्ते का हेर फेर। ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था, कभी ऐसा कुछ समझ में नहीं। कभी बातचीत करते हुए नजर? ना बिल्कुल नहीं। ऐसे बिल्कुल सामान्य रूप से ठीक ठाक दिखते थे। हाँ बिल्कुल, जैसे कत्ल के ऐसे और ऐसे बात। वो किसी से भी नहीं बोलते थे, हमसे क्या, वो किसी से भी मतलब नहीं। गली में किसी से नहीं, गली में किसी से? बस अपना ड्यूटी जाना, घर आना।
हमने तो उनकी बस मम्मी को और उसको लड़के को ही ज्यादा देखा है निकलते बढ़ते, और इतना वो नहीं। जैसे एक नॉर्मल परिवार रहता है सर, वैसे इन लोग रहते हैं नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे एक आम लोग रहते, जैसे हम लोग रह रहे हैं फैमिली वाले। तो ये तो रही श्रद्धा के इस पार्ट 2 की कहानी। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि आफ्ताब ने जिस हथियार से श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे, वो हथियार दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। श्रद्धा की एक अंगूठी भी आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड की उंगलियों से मिल चुकी है। यानी इशारा यही है कि श्रद्धा के इस पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लाइमेक्स अब बेहद नजदीक है। चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।